नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पाई प्लस में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का टैबलेट और जिसमें हम देखेंगे 5 और 6 सितंबर का कंबाइंड करंट अफेयर। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दिया है। जो सेबी की साइबर सुरक्षा के लिए पैनल गठित की गई है, उसमें जो सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 4 हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो अब उसे जो बढ़ाकर कर दिया गया है 6। अगर सेबी की बात करें तो सेबी का जो गठन किया गया था वह 1988 में किया गया था और यह एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी किसको रेगुलेट करती है, तो ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। अगर इसके जो अध्यक्षता की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष होंगे अब से, वह सूचना और संरचना संरक्षण केंद्र यानी कि NCIIPC के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह होंगे। नवीन कुमार सिंह अब इसके अध्यक्ष होंगे। किसके अध्यक्ष, तो जो सेबी के लिए साइबर सुरक्षा पैनल में सदस्यों की संख्या होगी उसके लिए। और इस जो साइबर सुरक्षा है इसका काम क्या है, तो इसके जो साइबर सुरक्षा अटैक से इसकी रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। तो इसका जो निर्णय लिया गया है वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके तहत कि NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन है, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी अब एक राज्य राजधानी क्षेत्र गठित किया जाएगा। अगर बात करें NCR की, तो NCR में जो कैपिटल रीजन यानी कि दिल्ली से लगे इलाके हैं, जिसमें 30 ज़िले आते हैं, उनको NCR का दर्जा दिया गया है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी से जो लगे हुए ज़िले की संख्या है वह 8 है। और हाल फिलहाल में जो इसमें उत्तर प्रदेश से ज़िला ऐड किया गया था वह मुजफ्फरनगर को ऐड किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ामों में काफ़ी पूछा जाने वाला यह प्रश्न है, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा कि हाल ही में इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को जो लिखी है वह आशुतोष राराविकार के द्वारा लिखा गया। आशुतोष राराविकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या चौथा है कि 64वें रेमन मैग्सेस अवार्ड 2022 से किस कम्बोडियाई मनोचिकित्सक को इसके लिए चुना गया है, यानी किसको चुना गया है, तो सोथियारा छिम को। सोथियारा छिम इसके लिए चुनी गई हैं। और इसके अलावा 3 लोगों को और दिया गया है, तो उसमें जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हितोरी को दिया गया है, फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नार्ड मैड्रिड को और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनीचेगी को दिया गया है। गैरी बेनीचेगी को। अगर रमन मैग्सेस अवार्ड की बात करें तो रमन मैग्सेस अवार्ड जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में इसे प्रदान किया जाता है। कितने क्षेत्रों में दोस्तों, तो 6 क्षेत्रों में, 6 एरिया में, जिसमें साहित्य और पत्रकारिता भी है। तो अगर बात कर लें इसके इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो जो सबसे पहले भारत को यह अवार्ड मिला था वह विनोबा भावे के रूप में मिला था। विनोबा भावे को मिला था, जो भूदान आंदोलन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। इसके साथ साथ अगर 2019 की बात करें तो 2019 में भी एक भारतीय को रमन मैग्सेस अवार्ड मिला था, वह रवीश कुमार के रूप में मिला था, जो पत्रकारिता के लिए मिला था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5वां है कि हाल ही में SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है। तो यह जो आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया दोस्तों 6.8% लगाया। कितना लगाया है, 6.8%। अगर NSO की बात करें तो NSO ने जो पहली तिमाही में 2022-23 के लिए लगाया है वह कितना लगाया था, 13.5% लगाया था NSO। प्रश्न संख्या 6 किसने पहली बार हाल ही में US पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट की मेज़बानी करने की घोषणा की है। तो इसकी जो मेज़बानी करेगा वह कौन करेगा, तो अमेरिका करेगा। जो US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट होगा उसकी मेज़बानी करेगा अमेरिका। यह मुख्य रूप से जो चाइना की बढ़ती शक्ति है उसको टैकल करने के लिए आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैग लेस होंगे, अर्थात जो स्कूल का एक वीक होगा उसमें एक दिन ऐसा होगा जिसमें किसी बच्चे को बैग लेके जाना नहीं होगा। तो यह जो प्लान जारी किया गया हुआ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो
जिसमें है मिड डे मील योजना 1995 किसके द्वारा लाई गई थी, तो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी। और स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो यह जो शुरुआत है सन 2000 में की गई थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो इसे 2001 में लाया गया था। अगर शिक्षा के अधिकार यानी कि RTE एक्ट की बात करें तो इसे 2019 में वैधानिकता प्रदान की गई थी, जिसे मौलिक अधिकार बनाया गया था और यह 21A में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो क्वाड 2023 के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इस बैठक की जो मेजबानी करेगा वह भारत करेगा। क्वाड यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन 4 देशों को मिलाकर यह क्वाड संधि बनती है। यह एक अनौपचारिक संधि है जिसका मेन मोटिव क्या है, जिसका मेन मोटिव है कि सूचना को आदान प्रदान करना और सैन्य अभ्यास के द्वारा अपनी शक्ति को मजबूती प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 9 है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है। ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है, तो इसकी जो शुरुआत की गई है वह उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है। कुछ डिस्क्रिप्शन है इसमें, देख लेते हैं कि उत्तराखंड की उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, समर्थ ई गवर्नेंस, जिसकी शुरुआत सोमवार को शुभारंभ किया गया और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 10 है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है। महिला निधि की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो इसकी जो शुरुआत है वह राजस्थान राज्य के द्वारा की गई है। कुछ फैक्ट हैं उसको भी देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा है दोस्तों, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, राजस्थान है। और राजस्थान का एक जो सिटी है जयपुर, जो राजधानी भी है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, पूर्व के पेरिस, और एक और नाम है उपनाम गुलाबी नगरी, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को। जयपुर की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना थी सवाई जयसिंह ने की थी, वहाँ के राजा सवाई जयसिंह ने की थी इसकी स्थापना। और यहाँ की एक प्रमुख चोटी है जो उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, वह गुरु शिखर है। किस रेंज में अवस्थित है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 11 कि हाल ही में IFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वह कल्याण चौबे बनाए गए हैं। अगर कल्याण चौबे की बात करें तो यह पूर्व गोलकीपर थे और अभी जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं। और इनके अगर अगेंस्ट कौन खड़े थे इस चुनाव में, तो वह कौन खड़े थे, बाईचुंग भूटिया को इन्होंने करारी शिकस्त दी है इस चुनाव में। तब जाकर ये क्या बने हैं, IFF के अध्यक्ष बने हैं। AIFF के अध्यक्ष चुने गए हैं कल्याण चौबे, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 कि सांसद टीवी का CEO हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। सांसद टीवी का जो CEO है किसे नियुक्त किया गया है, तो वह उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया, उत्पल कुमार सिंह को। अगर संसद टीवी की बात करें तो पहले जो लोकसभा टीवी हुआ आता था और राज्यसभा टीवी, दोनों को अब एक में मर्ज कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, अब इसे बना दिया गया है संसद टीवी बना दिया गया। जिसके पहले जो CEO बनाए गए थे वह रवि कपूर के रूप में चुना गया था, रवि कपूर के रूप में। और दूसरे जो अब बने हैं ये कौन बने हैं, उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया CEO। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। तो हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। पहली भारतीय महिला कौन बनी है जो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में के फाइनल में पहुंची है, तो यह बनी है अपेक्षा फर्नांडीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में हुए किस देश के ओस्टक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है। ओस्टक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है, तो ओस्टक सैन्य अभ्यास में भाग लिया है किसने, रूस ने। और ओस्टक जो है रसिया का एक शहर है जिसके नाम पर यह अभ्यास होता है। और बात करें रसिया और भारत के बीच में होने वाले युद्धाभ्यास की, तो एक इंद्र होता है और एक पाशेक्स होता है, पाशेक्स और इंद्र। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा है। तो INS विक्रांत को कहाँ सौंपा है, इसका जो जलावतरण किया गया हुआ कोच्चि से किया गया है, यानी कि इसका जो निर्माण किया गया है कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जो कोच्चि में अवस्थित है।
कोच्चि में जो अवस्थित है। INS विक्रांत की बात करें तो यह अब तक का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत होगा, अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसको बनाने में 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसी के साथ भारतीय नौसेना को एक नया झंडा मिला है, आप चित्र में देख सकते हैं। और यह नया झंडा जो पुराने वाले झंडा है, जिसे आज़ादी से पहले ही अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, उसको इसके स्थान पर लाया गया है। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और एक गर्व की बात भी है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 16 है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है। किस देश के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया है? तो यह रशिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, मिखाइल गोर्बाचेव। प्रश्न संख्या 17 है, किसने हाल ही में आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल शुरू किया है? ई आवास पोर्टल किसने शुरू किया है? तो इसकी जो शुरुआत की गई है वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। CAPF के लिए यह ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो पैरामिलिट्री फोर्स का गठन करती है, जिसके अंतर्गत 7 प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्स आती हैं, जिसमें आसाम राइफल, ITBP, BSF, CISF ये सब इंक्लूड है। और यह किसके अंतर्गत काम करती है? तो यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 18 है, यहाँ पे 17 लिखा है, सॉरी इसके लिए यहाँ 18 होगा। तो हाल ही में रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? किस फिल्म के लिए मिला है? तो उन्हें फिल्म 80 के लिए मिला है, 83 के लिए मिला है। देख लेते हैं रिवीजन क्या है। पिछले पहला प्रश्न है इस रिवीजन का, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कहाँ G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो दोस्तों कहाँ किया है इस बैठक को कहाँ पे संबोधित किया भूपेंद्र सिंह ने? तो इसका जो आयोजन किया गया था वह बाली में किया गया था। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और 2023 का जो आयोजन होगा G20 का जो 2023 का आयोजन होगा वह कहाँ होगा दोस्तों? तो उसका आयोजन भारत में किया जाएगा, इंडिया में किया जाएगा। और कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। G20 का 2023 का सम्मेलन, G20 2023 याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है कि हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। यह फसल कटाई से संबंधित त्यौहार है। जो गणेश चतुर्थी है उसके एक दिन बाद इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है उड़ीसा राज्य में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है कि भारतीय रेलवे ने कहाँ पर हाल ही में मेघदूत मशीनें लगाई हैं। तो मेघदूत जो मशीनें लगाई हैं वो कहाँ पे लगाई हैं दोस्तों? मुंबई स्टेशन पे इसे लॉन्च किया गया है। और इसका काम क्या है? तो यह जो इन्वायरमेंट में वेपर मौजूद है, वाष्प, उसको सोख कर क्या करता है? यह पानी का निर्माण करता है, पीने योग्य पानी का निर्माण करता है, जिससे स्टेशन पे आने जाने वाले व्यक्ति इसका पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या चौथा है दोस्तों, किस संस्थान ने हाल ही में देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा जारी की गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। प्रश्न संख्या 5 है, देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ है? देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यह लॉन्च की गई है, जिसके तहत दूर दराज के ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने में समर्थ नहीं हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत क्लास 9, 10th, 11th और 12th के बच्चे लाभान्वित होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। क्या है कि हाल ही में इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? पुलापे बालकृष्णन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क लगा लीजिए आप इस पर कि इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री किसने लिखी है? पुलापे बालकृष्णन ने। रिवीजन का प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, सरकार द्वारा हाल ही में ONGC में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंतरिम प्रमुख के रूप में ONGC में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसकी जो नियुक्ति की गई है राजेश कुमार श्रीवास्तव के रूप में की गई है। अगर ONGC की बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी नेचुरल गैस प्रोड्यूसर और ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी।
1975 में की गई थी और यह पब्लिक सेक्टर कंपनी है, अर्थात इस पे अधिकार किसका है? गवर्नमेंट का है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, तो किस नियामक निकाय ने भारत में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क अधिसूचित किया है? तो इसके लिए जो अधिसूचना जारी की गई है वह सेबी के द्वारा जारी की गई है, सेबी के द्वारा जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9, हाल ही में NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितनी रखी गई है? तो ये इसका अनुमान जो लगाया गया है वह 13.5 लगाया गया है, किसके द्वारा? NSO के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10, भारत में जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये भारत ने किसके साथ किए गए हैं? या नेपाल के साथ किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या पहला है, भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है? तो इसे हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार को घोषित किया गया है भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के रूप में। प्रश्न संख्या दूसरा है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या दूसरा है कि हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है, तो यह बिहार के मिथिला मखाने को GI टैग प्रदान किया गया है। और मगही पान को भी GI टैग प्रदान किया गया है, जो बिहार का ही है। प्रश्न संख्या तीसरा, किसे हाल ही में IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में? तो KV सुब्रमण्यम को IMF में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया? 31वें व्यास सम्मान के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर असगर वजाहत को इसके लिए चुना गया है 31वां व्यास सम्मान 2021 का। इनकी जो कृति है महाबली, उसके लिए चुना गया है, उसके लिए इन्हें चुना गया है, महाबली के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया? टोमेटो फ्लू नामक वायरस जो है इन्फेक्शन वायरल है, इसका पहला मामला केरल राज्य में देखा गया है। प्रश्न संख्या 6 है कि हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों? तो इसका नाम सुपर वासुकी रखा गया था, सुपर वासुकी इसका नाम रखा गया था, जो अब तक की सबसे लंबी ट्रेन मानी गई है, जिसमें 295 डब्बे लगे थे और इसके साथ 5 इंजन जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है, हरियाणा के, और इसको जो बनाने का श्रेय है वो माता अमृतानंदमयी को दिया गया है, माता अमृतानंदमयी को। प्रश्न संख्या 8 है कि किस राज्य ने हाल ही में अवैध शराब नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है? तो इसका जो गठन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में आने वाले आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न आएगा ही आएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके लिए नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है, और इसके लिए 2 थाने भी बनाए जाएंगे, और दूसरा थाना जो बनाया जाएगा वह एक बाराबंकी में बनाया जाएगा और एक गाजीपुर में बनाया जाएगा। याद रखिएगा, एक बाराबंकी में और एक गाजीपुर में बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बन रहा है? तो यह जो मंदिर है इस्कॉन द्वारा बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल के मायापुर में बनाया जा रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस यूयू ललित ने यह रमन्ना जी का स्थान लिए हैं। प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में एल्सुट्रेट रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पुलित्जर अवार्ड 2022 का किसे प्रदान किया गया है? तो यह फाहमीदा अजीम को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया दोस्तों? फाहमीदा अजीम को। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? कौन सी राज्य सरकार पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार है जो पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी। फाहमीदा आजिम की बात करें तो यह फाहमीदा आजिम जो है बांग्लादेश की हैं, एक पत्रकार हैं। तो इस प्रश्न श्रृंखला में बस इतना ही। आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे पेज को लाइक करें, फेसबुक पेज और टेलीग्राम लिंक दिया गया है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।